गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं तो दोस्तों ये दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ का भाग है जिसे आप संपादकीय के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परिपक्व लोकतंत्र की छाप छोड़ता भारत। जिस तरह से दोस्तों एक हफ्ते पहले अमेरिका जैसे देश ने, जहाँ पे सबसे पहले लोकतंत्र कहें या फिर फंडामेंटल राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था और अन्य देश वहाँ से सीख रहे थे, एक मिसाल के तौर पे कायम था अमेरिका जैसे देश में। पर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जिस तरह से वहाँ के संसद पे चढ़ाई कर दी, उसके बाद वहाँ पे एक बड़ी अराजकता फैला दिया जिससे कई लोग मारे गए। इससे पूरे देश में अमेरिका जैसे देश की जग हंसाई हुई और जो देश कभी उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे, छोटे छोटे देशों ने किस तरह से अमेरिका जैसे देश की, वहाँ के लोकतंत्र की, वहाँ की व्यवस्था के बारे में चुटकी साध ली और उन्होंने अपने अपने अनुसार उसे नसीहत दे डाली। अब इससे बड़ा अमेरिका जैसे देश के लिए क्या फजीहत हो सकता है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी कारण आज जो है कि हम अपने भारत जैसे देश के लोकतंत्र के बारे में देखेंगे कि अमेरिका जैसे देश से हमारा बेहतर है। तो यहाँ पे लिखा है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भारतीय लोकतंत्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण वास्तविकताओं पर प्रकाश डाला। और 9 जनवरी को दोस्तों हमारे देश में प्रवासी दिवस मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस। तो दोस्तों ये उन लोगों के लिए है जो हमारे भारत से गए अन्य देशों में जो लोग निवास कर रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, इटली हो, ब्रिटेन हो, जिस देश में भी हैं, तो उनके लिए हमारे देश में जिस तरह से सम्मेलन मनाया जाता है, उनके योगदान को जिस तरह से सराहा जाता है, ये उस चीज़ का सम्मेलन होता है। चूँकि कुछ दिन बाद ही देश अपने गणतंत्र की वर्षगांठ मनाने जा रहा है, इन तथ्यों की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। आपको पता है दोस्तों कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है और इसलिए अब आवश्यकता है कि हमारे देश के यशस्वी और गौरवशाली प्रधानमंत्री मोदी जी इसे और मजबूत बनाएं। ठीक है। मोदी ने स्वतंत्रता के समय वाले उन बयानों का भी उल्लेख किया जब तमाम लोगों ने संदेह व्यक्त किया था कि इतने गरीब और अशिक्षित देश में लोकतंत्र का टिके रहना असंभव होगा। तो कई देशों ने बहुत बड़े बड़े स्तर पे हमारे देश को क्रिटिसाइज़ किया, हमारे देश का आलोचना किया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और उससे भी स्थिति ख़राब है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलिटरेट लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, गरीब हैं, मज़दूर हैं। तो ऐसे देश में दोस्तों कुछ समय तक जो है लोकतंत्र स्थापित हो सकता है, उसके बाद वो ख़त्म हो सकता है। ऐसे तमाम तरह के जो विचार लोगों के थे, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग थे, वो भारत जैसे देश के संदर्भ में अपने अपने विचार रख रहे थे और कह सकते हैं मज़ा ले रहे थे। मज़ा कहने का शब्द ये है कि दोस्तों लोग आलोचना कर रहे थे कि भारत जैसे देश में कहाँ कीर्तिमान स्थापित हो सकता है। जो देश दूसरे देशों को लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर नसीहत दे रहा था, आपने उसका देखा होगा क्या हश्र हुआ। पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि अमेरिका जैसे देश में एक तरह से ये काला अध्याय जुड़ गया है लोकतंत्र को लेकर कि ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका जैसे देश में लोकतंत्र को वहाँ के संविधान को ताक पे रख के वहाँ के प्रेसिडेंट के जो समर्थक थे उन्होंने किस प्रकार से अराजकता फैला दी। और ये एक तरह से कह सकते हैं इतिहास में काला अध्याय के रूप में वर्णित होगा। इसके उलट सत्य है कि भारत आज भी एकजुट है और दुनिया में लोकतंत्र का सबसे सशक्त एवं जीवंत प्रमाण यदि कोई देश है तो वह भारत ही है। अब आप देख सकते हैं चाइना के बाद यदि किसी दूसरे देश की आबादी है तो है भारत जैसे देश की। यहाँ पे इतने लैंग्वेज हैं, इतने क्रीड है, इतने रिलीजन है, इतने रीजन है, फिर भी हम किस प्रकार से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हैं। ये बहुत बड़ा मिसाल है, अन्य देशों को सीखना चाहिए हमारे भारत जैसे देश से। भारतीय नागरिक अपनी उस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर उचित हो गर्व महसूस करते हैं जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित हैं। आपको बता दें पूरी सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है दोस्तों वो भारत देश है। इसमें 18 वर्ष से अधिक के प्रत्येक भारतीय को मत देने का अधिकार प्राप्त है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में भारतीय अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सरकार को आकार देते हैं। हमारे यहाँ दोस्तों जो एक संवैधानिक सर्वोच्च पद का जो चुनाव होता है, तो आप देख सकते हैं
एमपी के माध्यम से होता है और राज्यों में एमएलए के माध्यम से होता है, जिनका चुनाव 18 साल के जो वयस्क लोग हैं वो देते हैं। ऐसे में भारतीय राज्य व्यवस्था के इस खास पहलू की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा आवश्यक है। यह दर्शाता है कि हमारे राष्ट्र के संस्थापकों ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और पूर्ण लोकतंत्र को देश के आधारभूत राजनीतिक सिद्धांत के रूप में अपनाने जैसा जोखिम उठाने का साहस दिखाया था। उस दौर की अधिकांश पश्चिमी राजनीतिक और ब्रिटिश नेताओं ने आशंका व्यक्त की थी कि भारी तादाद में अशिक्षित और गरीब आबादी लोकतांत्रिक प्रणाली से ताल नहीं मिल पाएगी। उनकी आशंका खासतौर से इस तथ्य को लेकर और बलवती थी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वाले पूर्ण लोकतांत्रिक ढांचे को साकार करने में यूरोपीय देशों को सैकड़ों साल लग गए। अब देखिए, जो हमारे देश में लोकतंत्र सार्वभौमिक है, जो हमारे यहाँ इंटरकनेक्टेड सारी चीज़ें हैं, तो ये पूरी तरह से श्रेय कौन ले रहा था? जो यूरोपीय देश के लोग थे। कह रहे भैया इसको एकजुट करने में हमें इतने साल लग गए हैं, और जैसे ही हम यहाँ से जाएंगे ये सारी चीज़ें, जो व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं, वो कुछ समय बाद ध्वस्त हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित हैं, मतलब ऐसे तमाम तरह की बातें उनके ऊपर कह रहे थे। वहाँ मताधिकार पुरुषों को ही प्राप्त था और वह भी धन संपदा और शिक्षा पर आधारित था। महिलाओं के पास तो मताधिकार था ही नहीं और उन्हें वो हासिल करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। ब्रिटिश महिलाओं को यह 1918 में जाकर हासिल हुआ, तो फ्रांस में यह 1944 में मिला और स्विट्ज़रलैंड में तो केवल 50 साल पहले ही संभव हो सका। तो आप देख सकते हैं कि कई ऐसे विकसित देश हैं जहाँ पे महिलाओं को दोयम दर्जे का समझा जाता था, और अभी फ़िलहाल कुछ साल पहले ही महिलाओं को उस विचारधारा में लाया गया, उस संविधान के दायरे में लाया गया जहाँ पे वो भी चुनाव कर सकें, वो भी अपने मत का प्रयोग करके एक निर्वाचित व्यक्ति को उस पद तक भेज सकें। तो हमारा भारत तो उनसे बहुत ही बेहतर है। भारतीयों ने दिखा दिया कि राजनीतिक परिपक्वता का साक्षरता से कोई संबंध नहीं। भारतीय नागरिक वर्ष 1952 में हुए पहले आम चुनाव से ही अपनी इच्छा और अपने हितों की समझ के हिसाब से राजनीतिक बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते आए हैं। न केवल उन्होंने बल्कि राजनीतिक वर्ग ने भी चुनावी नतीजों को हमेशा पूरी गरिमा के साथ स्वीकार किया। यही कारण कि भारत में ऐसा कोई वाकया नहीं दिखा जैसा विगत 6 जनवरी को अमेरिकी संसद में तब देखने को मिला, जब नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्वाचन पर अंतिम औपचारिक मुहर लगने की प्रक्रिया जारी थी। किसी भारतीय नेता ने चुनाव नतीजों को प्रभावित करने के लिए कभी अपने समर्थकों को इस प्रकार नहीं उकसाया। तो भारत देश में दोस्तों आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भैया हम हार रहे हैं तो जितने मेरे कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो रोडों पे आ जाएं और हमारे समर्थन में अराजकता फैला दें, बसों में आग लगा दें, सरकारी भवनों, इमारतों को क्षतिग्रस्त कर दें। ऐसा तो फिलहाल भारत में नहीं हुआ है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि अमेरिका जैसे देश में हुआ, पर यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप झुटला नहीं सकते हैं। भले विवेक काटजू जी ने भारतीय व्यवस्था के बारे में, संविधान के बारे में, लोकतंत्र के बारे में बहुत अच्छा लिखा, पर ये क्यों भूल रहे हैं? जब 1975 में हमारे देश में, मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अतिक्रमण हुआ था जब आपातकाल लागू हुआ था। उस समय ये हुआ था दोस्तों, संविधान कानून को खूंटी पे रख दिया गया था और पूरी तरह से जो शक्तियाँ थीं वो व्यक्ति विशेष के हाथ में आ गई थी, और 2.5-3 साल तक ऐसा लगा कि जो भी विरोध करता था वो जेल में था। या तो आप सरकार के साथ हाँ में हाँ मिलाइए, यदि आप ना किए तो आप जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे। तो इसे नहीं झुटलाया नहीं जा सकता। या फिर हम ले लें 1984 में, 1984 में जब इंदिरा गांधी को गोली मारी गई थी, तो दिल्ली में जिस तरह से पंजाबियों का नरसंहार किया था, जिस तरह से अमृतसर में जाके लोगों का नरसंहार किया था, एक रिलीजन को टारगेट बनाया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। इसके बारे में भी विवेक काटजू को विचारों को रखना चाहिए था। मैं मानता हूं कि इस दौर में यदि हम बात करें तो भारत जैसा देश अन्य देशों से लोकतंत्र जैसे विषयों पर बहुत आगे है, पर हम लोग भी इतिहास में हमारे देश के नेतागण जो संवैधानिक पदों पर विराजमान थे, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा कि मैं कितने गौरवान्वित और कितने जिम्मेदारी पद को संभाल रहा हूँ और वो किस प्रकार से हमारे देश के साथ छलावा किए। तो इस बात को उनको यहाँ पे रखना चाहिए था। किसी ने विधायिका को अपमानित नहीं किया। यह दर्शाता है कि न केवल भारतीय लोकतंत्र सशक्त है, बल्कि निर्वाचन आयोग भी सभी चुनाव बेहतर तरीके से संपन्न कराता है।
जी हाँ दोस्तों, बेहतर तो कराता है, पर मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। कई साल से मैं ये सुन रहा हूँ कि जो निर्वाचन आयोग है, जो भी गलत पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, अवांछित पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, उनका जो है कि इस बार हो सकता है निर्वाचन आयोग उनका पर्चा दाखिल निरस्त कर दे या फिर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए मना कर दे, पर ऐसा नहीं हुआ है। हमारे यहाँ जितने एमपी एमएलए हैं, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो दागी हैं, बागी हैं, फिर भी वो कितनी निष्पक्षता के तौर पे अपना चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। ये बातें आपको रखना चाहिए था। फिलहाल जब आप किसी चीज़ का वर्णन करेंगे तो आपको दोनों पक्ष दिखाना है, ठीक है। जहां चुनावों को विश्वसनीय बनाने के लिए चुनाव प्रबंधन में सुधार अपरिहार्य हो गए हैं। भारत में सत्ता हस्तांतरण में वैसे तेवर कभी नहीं दिखे जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को दिखाए, जो परंपरा के अनुसार बाइडेन के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए। और उसके बाद इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की नाराज़गी थी कि उनके वह जो स्वेरिंग मीटिंग होती है उसमें वो जो है कि शामिल नहीं हुए। तो ये एक तरह से वहाँ के लोकतंत्र को खंडित करता है और ये पूरी तरह से इतिहास के उन काले अध्यायों में लिखा जाएगा जहाँ पे पूरी तरह से जो इतने दिन का जो प्रेस्टीज था, जो सम्मान था अमेरिका जैसे देश का लोकतंत्र को लेकर, उन्होंने पूरी तरह से धूमिल कर दिया। उन्होंने परिपक्वता नहीं दिखाई। भारत में तल्ख चुनावी अभियान के बावजूद राजनीतिक बिरादरी परंपराओं का पालन करती है। यहाँ किसी पार्टी ने चुनाव नतीजों को वैसे खारिज करने का प्रयास नहीं किया जैसा अमेरिका में हुआ। सौभाग्य से अमेरिका में भी ऐसी कोशिशें फलीभूत नहीं हुई। तो आपने देखा होगा कि जो उनका उद्देश्य था डोनाल्ड ट्रंप का, उनका यही उद्देश्य था कि दोस्तों साम दंड भेदभाव, कैसे ही मुझे फिर दोबारा प्रेसिडेंट बनना है। पर दोस्तों वो अपने जो उनकी एक तरह से साजिशें रची गई थी पूरी तरह से नाकाम हो गई। यह अतिशयोक्ति नहीं कि औपनिवेशिक दासता से आज़ादी पाना भारतीय इतिहास की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि मानी जाती है। हालांकि इसकी अनदेखी की जाती है कि यह केवल भारतीय इतिहास से ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, हमारा भारत जैसा देश तकरीबन 800 साल तक मुग़लों का ग़ुलाम था, अरबों का। उसके बाद 200 साल अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था। उसके बाद भी हमारे देश में इतनी समरसता, इतनी विश्वसनीयता लोकतंत्र को लेकर है। हमारे देश के जो लोग हैं वो बहुत काबिल तारीफ़ हैं कि एक ऐसा देश जो हज़ारों साल विदेशी आक्रांताओं का ग़ुलाम था और जैसे ही आज़ाद हुआ किस तरह से व्यवस्थित पृष्ठभूमि के माध्यम से उसने एक व्यवस्थित लोकतंत्र का निर्माण किया, देश में इम्प्लीमेंट किया, आज उसका उदाहरण है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की स्वतंत्रता ने एशिया और अफ्रीका के तमाम गुलाम देशों को आज़ादी की राह दिखाई। भारत उन 9 स्वतंत्र देशों को लोकतंत्र अपनाने में प्रेरक भी बना। हालांकि उनमें से तमाम देश लोकतंत्र को कायम रखने में नाकाम रहे। पाकिस्तान इसकी बड़ी मिसाल है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भारत जैसा देश आज़ाद हुआ तो हर देश के लिए भी एक खुशी की बात थी कि अब धीरे धीरे हमारे देश में भी जो हम लोग उपनिवेश बने बैठे हुए अन्य देशों का, अब हमारे यहाँ से भी ये व्यवस्थाएं हटेंगी। तो हम कौन सी व्यवस्था अपनाएंगे अपने देश में? तो बहुत सारे देशों ने भारत जैसे देश में जो व्यवस्थाएं थीं, जो लोकतंत्र था, उसे उन्होंने अमल में लाया। पर दोस्तों ये चीज़ें वो ज़्यादा दिन तक नहीं बना पाए, जिस वजह से कई देश सो में लोकतंत्र खत्म हुआ। एक उदाहरण आप देख सकते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान इसकी बड़ी मिसाल है जहां फौज लोकतंत्र पर हावी होती गई। ऐसे देशों के लोग भारतीय लोकतंत्र से अभी भी रश्क करते हैं। 1977 में मिस्र में तैनाती के दौरान मुझे भी इसका अनुभव हुआ। यह वह साल था जब आपातकाल के बाद हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया गया था। मिस्र में तब सैन्य तानाशाही थी लेकिन दिखावा लोकतंत्र का था। हालांकि मिस्र की जनता इसे भली भांति समझती थी। तो आप ये भी देख सकते हैं कई सारे देशों में ऐसा हुआ कि लोकतंत्र के नाम पे वहाँ की जो या तो राजतंत्र चलाया गया या फिर वहाँ की आर्मी हावी हो गई। तो ये वहाँ की जनता भी जानती थी, इसलिए उन्होंने उस अव्यवस्था को उखाड़ के फेंक दिया। निजी मुलाकात में वे अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे। कई लोगों ने खुद मुझे बताया कि वे भारतीय लोकतंत्र के मुरीद हैं, जहां लोग मताधिकार का इस्तेमाल कर इंदिरा गांधी जैसे मजबूत नेता को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। ये सत्ता से बेदखल मित्रों तब हुई थी जब 1975 में इमरजेंसी इम्प्लीमेंट हुआ था, आपातकाल लागू हो गया था पूरे देश में, हमारे भारत जैसे क्षेत्रों पर, जिसका अतिक्रमण कुछ चुनिंदा नेताओं ने किया था।
तो ये आपके पास पावर होना चाहिए। यदि कोई नेता आपके समाज के साथ, आपके देश के साथ, आपके लोकतंत्र के साथ गलत करता है तो आपके पास इतना शक्ति होना चाहिए, पावर होना चाहिए कि आने वाले चुनाव में उसे आप बाहर का रास्ता दिखा दें। तमाम लोग यह भी कह सकते थे कि भारत में भले ही साक्षरता बहुत अधिक न हो, लेकिन राजनीतिक परिपक्वता का स्तर काफ़ी ऊंचा है। उन देशों के मुंह पर एक कालिक का ही काम होगा जो लोग भारत जैसे देश को सिखा रहे थे, पढ़ा रहे थे कि अरे वहाँ पे शिक्षित ज़्यादा लोग हैं, गरीब हैं, कुपोषित हैं, फला हैं, वहाँ पे लोकतंत्र नहीं टिक पाएगा। तो ऐसे देश के लिए हमारा देश मिसाल है। भले हमारे यहाँ अशिक्षितों की संख्या ज़्यादा है, पर हमारे यहाँ एक सामंजस्य है। लोग समझते हैं भावनात्मक रूप से। स्वतंत्रता के उपरांत शुरुआती वर्षों में भारतीय कुलीन वर्ग के एक तबके, विशेषकर जिसने पश्चिमी देशों में शिक्षा प्राप्त की थी, जो आशंका थी कि गरीब और शिक्षित लोग प्रतिनिधि चुनाव में नकारात्मक पहलुओं से प्रभावित हो सकते हैं, वे गलत साबित हुए। पता है आपको, जब मताधिकार का अधिकार दिया जा रहा था हमारे देश के लोगों को, तो कुछ बुद्धिजीवी थे जो पश्चिमी पढ़ाई करके आए थे हमारे देश में। तो उनका ये भी तर्क था कि भैया जो गरीब हैं उनको मताधिकार का उपयोग करने के लिए मना कर दीजिए, अन्यथा वो पूरी तरह से निर्णय प्रभावित कर देंगे। ये वो लोग हैं जो पूरी तरह से अंग्रेज ही थे। वे गलत साबित हुए। चुनाव दर चुनाव गरीब और हाशिए पर मौजूद समूहों ने मतदान में सूझबूझ का ही प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने हितों के हिसाब से अपनी पसंद के प्रतिनिधि चुने और यह बुनियादी लोकतंत्र परंपरा के अनुरूप हुआ। अपने संबोधन में मोदी ने याद दिला कि ब्रिटेन में भारत विरोधी तमाम वर्गों को यह भी अंदेशा था कि भारत अपनी एकता कायम नहीं रख पाएगा। वे भी गलत सिद्ध हुए। भारत ने लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों को संरक्षित रखते हुए इन चुनौतियों को धता बताया। इससे सुनियोजित हुआ कि भारत एक स्वतंत्र एवं समावेशी समाज बना रहेगा जो अपने सभी नागरिकों की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध होगा, जिसमें सबसे कमजोर तबके को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत को लोकतांत्रिक ढांचे के प्रति नए सिरे से अपनी प्रतिबद्धता दर्शानी चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपना सिर गौरव से ऊंचा रख सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।